हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं और साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स भी इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। आप सभी कैंडिडेट्स को स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूं, ये आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है। साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। तो मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को कंप्लीट देखें। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम सभी लोग HSSC के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 अगस्त 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली अपने लीगल ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, उन्हीं वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको हम सभी लोग HSSC के नाम से जानते हैं, इन्होंने 2 अगस्त 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही हमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन करी हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि 5 अगस्त 2024 से आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि बिफोर 15 अगस्त 2024 रात 12 बजने से पहले आप सभी कैंडिडेट्स को अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देने हैं, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। रही बात फीस की, तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ये आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। तो इसलिए आप सभी कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त 2024 रात 12 बजने से पहले अपने इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देने, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लिए वैकेंसी निकाली गई है। हमारे को इन्होंने पेज नंबर 6 में हमारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है कि आपके लिए जो सबसे पहली वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी DHBVN में निकाली गई है। DHBVN में आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो आपको असिस्टेंट लॉ ऑफिसर यानी कि ALO की करी जा रही है और जो नंबर ऑफ वैकेंसी ALO के लिए निकाली गई है वो आपकी 3 वैकेंसी निकाली गई है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई है। दूसरी वैकेंसी आपकी MSME में निकाली गई है जिसमें आपको लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है और इसमें आपका पे स्केल लेवल 6 का रहने वाला है और इसमें भी जनरल कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद इन्होंने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा में एस्टेट मैनेजर की डेजिग्नेशन आपको ऑफर करी है जिसमें आपको लेवल 6 का पे ग्रेड प्रोवाइड कराया जाएगा और एस्टेट मैनेजर के लिए जनरल कैटेगरी में 5 वैकेंसी निकाली गई है, SC कैटेगरी में 3 वैकेंसी निकाली गई है, हमारी BCA कैटेगरी में 1 वैकेंसी निकाली गई है, BCB कैटेगरी में 1 वैकेंसी निकाली गई है, हमारे ESM जनरल कैटेगरी में 1 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल एस्टेट मैनेजर की हाउसिंग बोर्ड हरियाणा में 11 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगली वैकेंसी के बारे में। HVPNL में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर यानी कि ALO की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप कैंडिडेट को लेवल 7 का पे स्केल प्रोवाइड कराया जाएगा
इसमें टोटल आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है और वो एक वैकेंसी भी आपके जनरल कैटेगरी में निकाली गई है। अगली वैकेंसी इन्होंने माइंस एंड जियोलॉजी में निकाली गई है और माइंस एंड जियोलॉजी में आपको लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है और पे स्केल आपको लेवल 6 का प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको लीगल असिस्टेंट एंड माइंस एंड जियोलॉजी में टोटल 3 वैकेंसी ऑफर करी गई है और ये तीनों ही वैकेंसी जनरल कैटेगरी में निकाली गई है। इसके बाद इन्होंने यूएचबीवीएनएल में असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है, यानी कि एएलओ की वैकेंसी निकाली है। इसमें आपका पे स्केल लेवल 7 का होने वाला है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी 3 वैकेंसी निकाली गई है और ये तीनों ही वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई है। इसके बाद इन्होंने अर्बन लोकल बॉडीज में आपकी वैकेंसी निकाली है और अर्बन लोकल बॉडीज आपको जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो आपका लेवल 9 का पे स्केल रहने वाला है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी 2 वैकेंसी निकाली गई है। एक वैकेंसी आपके शेड्यूल कास्ट यानी एससी के लिए निकाली गई है और एक वैकेंसी आपके एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी में निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगली वैकेंसी के बारे में। अगली वैकेंसी इन्होंने हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निकाली गई है और इसमें आपको डेजिग्नेशन असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर की प्रोवाइड कराई गई है और एज अ असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर के तौर पे आपका पे स्केल लेवल 6 का रहने वाला है और नंबर ऑफ वैकेंसी हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक निकाली है और ये एक वैकेंसी भी आपकी जनरल कैटेगरी में निकाली गई है। हमारी मैक्सिमम वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई हैं और इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 25 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से 17 वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए है, 4 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए है, 1 वैकेंसी बीसी ए कैटेगरी के लिए है, 1 वैकेंसी बीसी बी कैटेगरी के लिए है, 2 वैकेंसी हमारी एक्स सर्विसमैन इन जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। तो यही टोटल वैकेंसी है जो हमारे लिए यानी कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएसएससी ने अलग अलग हर एक पोजीशन के लिए रखा है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कि सबसे पहले 112 जो डीएचबीवीएन है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद 113 जो कि एमएसएमई में निकाला गया है उसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, उसके बाद हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के बारे में। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी वैकेंसीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डीएचबीवीएन में जो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट अगर एलएलबी डिग्री होल्डर है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो वो कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। एक्सपीरियंस में इन्होंने आप कैंडिडेट से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इनके डीएचबीवीएन की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अगली वैकेंसी के बारे में जो कि हमारी एमएसएमई में निकाली गई है। इसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है, इन्होंने बोला है कि अगर आप एक लॉ डिग्री होल्डर हैं यानी कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है और आपने अपनी एलएलबी की डिग्री में सेकंड डिवीजन होल्ड करी है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में आपको बोला है कि आप कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे या फिर आप कैंडिडेट्स को लीगल ड्राफ्टिंग का काम करते हुए 1 साल हो जाना चाहिए, यानी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप एमएसएमई की पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएसएमई की पोजीशन के लिए है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी अगली वैकेंसी के बारे में जो कि हमारी हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के लिए निकाली गई है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि कैंडिडेट के पास अगर बीकॉम की डिग्री है और उसके साथ साथ उसके पास एलएलबी की डिग्री है तो वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट्स ने बीकॉम की डिग्री पहले 3 साल की लेने के बाद एलएलबी करी हो या फिर आप कैंडिडेट्स ने इंटीग्रेटेड कोर्स करा हो, अगर आप कैंडिडेट्स के पास बीकॉम प्लस एलएलबी है तो आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट कंप्यूटर में लिटरेट होना चाहिए, यानी कि उसे कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी अगली वैकेंसी के ऊपर। अगली वैकेंसी हमारी एचवीपीएनएल में निकाली गई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बोला गया है कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है और आपने अपनी लॉ में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे तभी वो इनके इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा।
और अगर आप कैंडिडेट्स ने मास्टर्स की डिग्री ले रखी है यानी कि एलएलएम की डिग्री ले रखी है और अपनी एलएलएम में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो आप कैंडिडेट इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही एक इंपॉर्टेंट चीज और मेंशन करी है। इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा उस कैंडिडेट के पास स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट का एग्जाम उसका क्लियर होना चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि माइंस एंड जियोलॉजी है। माइंस एंड जियोलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट लॉ ग्रेजुएट है यानी अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में बोला है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, जो कि उसे बार उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है और वहां भी आपको अगर 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप कैंडिडेट्स भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए माइंस एंड जियोलॉजी ने रखा है अपनी डेजिग्नेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे अगली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि यूएचबीवीएनएल है। और इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट एक एलएलबी डिग्री होल्डर है यानी कि लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपके पास एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कैंडिडेट यूएचबीवीएनएल की इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वैकेंसी निकाली गई थी वो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज है। अर्बन लोकल बॉडीज ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट के पास एलएलबी डिग्री होल्डर है या फिर एलएलएम डिग्री होल्डर है तो वो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट है यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एलएलबी की डिग्री है या फिर एलएलएम की डिग्री है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने इस डेजिग्नेशन के लिए एक चीज रखी है, इन्होंने बोला है कि ये लोग उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे जिस कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होगा हायर ऑफिसर्स कोर्स में लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसमें वैकेंसी निकाली गई है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर की डेजिग्नेशन के लिए, इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट एक ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इररिस्पेक्टिव अगर आप कैंडिडेट्स ने 3 ईयर वाला एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर वाला बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अगला इन्होंने ये बोला है अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना चाहिए या तो आईआर में हो या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में हो, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास मैट्रिक लेवल तक हिंदी का सब्जेक्ट भी होना चाहिए और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लेबर वेलफेयर सब इंस्पेक्टर के तौर पे और उसने ये पोजीशन या तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में ही क्यों ना हो, लेकिन उसने प्राइवेट इंडस्ट्री में या फिर सेमी गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट में नॉट देन 500 वर्कर्स को डील करा हुआ होना चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में इन सारी डेजिग्नेशंस के लिए बताया है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी 25 निकाली गई है, इन्होंने हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है जैसे कि एज क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट अगर इन पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसकी एज अबव 18 इयर्स होनी चाहिए और बिलो 42 इयर्स होनी चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी आप कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करा है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। बाकी इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि कैंडिडेट के पास मैट्रिक लेवल तक या तो हिंदी का सब्जेक्ट या फिर संस्कृत का सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है इन सारी डेजिग्नेशंस के ऊपर। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। आप सभी कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा फाइनली उसको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। इन्होंने अपने सिलेक्शन प्रोसेस में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का जो एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे और आपको जो ड्यूरेशन मिलेगा इन 100 क्वेश्चंस को करने का वो आपको 100 मिनट्स का ही दिया जाएगा। 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसमें आप सभी कैंडिडेट्स ये कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन का आंसर आप कैंडिडेट्स को नहीं आता होगा
आप कैंडिडेट्स को फिफ्थ वाले ऑप्शन को चूज करना है और उसके ओएमआर शीट में उस सर्कल को डार्क करना है। जिन कैंडिडेट्स को ये बात नहीं समझ में आई, मैं आपको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। आपको ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन प्रोवाइड कराए होंगे, जिसमें से 1 से लेकर 4 तक आपका उस क्वेश्चन में कोई एक सही आंसर होगा। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता होगा तो आप कैंडिडेट 5वें वाले ऑप्शन के सर्कल को डार्क करेंगे। तो ये आपको इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन होंगे। 5वां ऑप्शन वो होगा जिन कैंडिडेट्स को उसका आंसर नहीं आता होगा क्वेश्चन का, वो अपने 5वें सर्कल को डार्क करेगा। सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो आप कैंडिडेट्स को नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी। अदरवाइज इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है कि आप कैंडिडेट्स के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर क्वेश्चन कोई छोड़ेंगे, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता होगा, तो आप ई वाले ऑप्शन यानी 5वें ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। लेकिन भूल के भी आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप छोड़ेंगे तो आप नेगेटिव मार्किंग को फेस करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और एग्जाम में चीजें बताई हैं। इन्होंने बोला है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 97.5 नंबर्स के आउट ऑफ होगा, और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आउट ऑफ 97.5 में से जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी वो इनके आगे के प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है आपका जो 97.5 का 50% होता है वो आपका 48.75 होता है, यानी कि मिनिमम आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी वालों को 48.75 नंबर स्कोर करने ही होंगे। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो कैंडिडेट्स हमारे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 40% मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होंगे, जो कि आपके 39 मार्क्स होते हैं। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं रिजर्व कैटेगरी वाले, तो उन्हें 39 नंबर स्कोर करने होंगे आउट ऑफ 97.5, और जनरल कैटेगरी वालों को 48.75 स्कोर करने होंगे आउट ऑफ 97.5। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं कि ये आपकी सरकारी नौकरी है, कोई आपकी ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाली जॉब नहीं है, ये आपकी एक परमानेंट जॉब है। अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आप एक सरकारी ऑफिसर होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप कैंडिडेट्स को सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे इजीली रीच आउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके या फिर यूट्यूब पे अपने कमेंट को ड्रॉप करके। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को यह भी बताना चाहता हूं, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करता है। तो आप ये मत सोचिएगा या ये मत मुझसे पूछिएगा कि सर हम यूपी से बिलोंग करते हैं, क्या हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए लास्ट 15 टू 20 डेज में बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं, जो कि मैंने हर एक वैकेंसी को चैनल में कवर करा है। स्पेशली हमारी ईडी की वैकेंसी जो कि फ्रेशर्स के लिए निकाली गई है, वो उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी डालसा राजस्थान में और साथ ही साथ दिल्ली के डालसा में हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स और फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो मेक श्योर करें कि आप लास्ट 15 टू 20 डेज के हर एक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत कम टाइम ही ऐसा होता है कि एक साथ हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आ जाए। तो मेक श्योर करना हर एक वीडियो को देख के जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।